हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपने दिल में मुझे बस थोड़ी सी जगह दे देना ताकि दोस्तों मैं आपके लिए हर रोज दोस्तों नया नया कंटेंट लेकर आप सभी के सामने आता रहूं। और ध्यान देना दोस्तों, वर्ष 2023 दोस्तों आप सभी का वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी है। बहुत ही जल्द दोस्तों वर्ष 2023 आने वाली है और आपको क्या करना है दोस्तों, इस नए वर्ष में दोस्तों आपको एक नया संकल्प लेना है, एक नया दोस्तों आपको लक्ष्य चुनना है और वर्ष 2023 के एंड तक में दोस्तों उस लक्ष्य को अपना बनाना है। इतना आपको दोस्तों मेहनत करना है कि उस लक्ष्य के प्रति दोस्तों आप विजय हासिल कर पाए। तो आइए दोस्तों हम आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज लेकर आपके सामने आए हुए हैं। और दूसरी बात दोस्तों कि इस वर्ष देखिए एक ही साथ दोस्तों कई सारी वैकेंसियां आपके सामने खड़ी हैं। जैसे कि दोस्तों डीआरडीओ में वैकेंसी आ चुकी है, एनपीसीआईएल में आई है, यूपी आर्विनल, यूपी पीसीएल, एमपीटीओ, यानी कि दोस्तों इतनी सारी वैकेंसियां बहुत ही कम मिलती हैं एक साथ देखने के लिए, है ना। तो आप दोस्तों किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति दोस्तों आप अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं, तैयारी दोस्तों भरोसे की हो रही है, तैयारी उस विश्वास की हो रही है। और उस विश्वास को दोस्तों आपको क्या करना है, उस विश्वास के प्रति दोस्तों आपको खरा उतरना है और मेहनत दोस्तों आपकी बार इतना जम के करना है, चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए। 2022 के एंड तक में दोस्तों आपको अपना मुकाम आपके मुट्ठी में होना चाहिए, है ना। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों कल की तरह खूब प्यार दीजिएगा इस क्लास को, खूब स्नेह दीजिएगा और बस अपने दिल में दोस्तों बस थोड़ी सी जगह दीजिएगा मुझे, ताकि मैं हर रोज दोस्तों सुबह 7 बजे आकर के दोस्तों आपके लिए एक नया कंटेंट दे सकूं, आपको एक नया कंटेंट पेश कर सकूं। तो चलिएगा दोस्तों उन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, भारतीय वायरिंग इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार किसी सेवा लाइन को टैप नहीं किया जाना चाहिए। सुनना दोस्तों, भारतीय वायरिंग इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार किसी सेवा लाइन को टैप नहीं किया जाना चाहिए। किस पॉइंट से टैप नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन क्या है दोस्तों कि अचालक के निकट से या मध्य विस्तार से या फिर दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से या समाप्ति विस्तार से। दोस्तों आप क्या हैं, आप दोस्तों एक पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, आप एक दोस्तों टेक्निकल लाइन के इलेक्ट्रीशियन फील्ड के दोस्तों पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यानी कि पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। आपको दोस्तों क्या करना होगा, अगर आपके सामने दोस्तों कोई वायरिंग है और उस वायरिंग से मैं एक डायग्राम बनाता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक वायरिंग है, ये क्या है दोस्तों, ये एक वायरिंग है ना। यहां से देखिएगा एक फेज की और एक न्यूट्रल की तार गई है। अगर दोस्तों आपको यहां पे क्या करना है, अगर आपको यहां पे एक लैंप जलाना है दोस्तों, इस लैंप को अगर आपको पॉजिटिव और निगेटिव देना है तो आप कहां से देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना दोस्तों, आपको कहां से देना होगा, कहां से दोस्तों नहीं दिया जा सकता ये पूछा गया है। तो मध्य विस्तार से दोस्तों नहीं दिया जा सकता। यानी कि दोस्तों आप क्या करते हैं घरों में, अक्सर दोस्तों यहां से न्यूट्रल के लिए ले लेते हैं और यहीं से दोस्तों कट करके फेस के लिए ले लेते हैं। यानी कि दोस्तों जहां पे आपको लैंप लगाना होता है वहीं से आप क्या करते हैं दोस्तों, वायर छीलते हैं प्लास से और वहीं से दोस्तों आप पॉइंट निकाल लेते हैं अपने इस लैंप को जलाने के लिए, जिससे दोस्तों आपका लैंप तो जलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका IEEE रूल है ये दोस्तों इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ आप काम करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यही दोस्तों क्वेश्चन आपको सिखाना चाह रहा है। ये क्या कह रहा है कि ये दोस्तों मध्य विस्तार बिंदु से आपको कहीं से भी टैप नहीं निकालना होगा। तो फिर टैपिंग निकालना कहां से है, तो लिखना दोस्तों, जो आपकी दोस्तों क्या होती है, टैपिंग होती है। तो टैपिंग आप कहां से निकाल सकते हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट की एमसीबी बॉक्स से। कहां से दोस्तों, आप एमसीबी बॉक्स से निकालिए। अगर आपके पास यहां से ऑप्शन नहीं है तो आप निकालिए फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। कहां से दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। आप इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, तो
डीबी बॉक्स, क्या दोस्तों इसको आप डीबी बॉक्स भी कहते हैं, है ना। तो इस डीबी बॉक्स से भी आप दोस्तों पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों आप किसी लोड पॉइंट से, कहां से दोस्तों, लोड पॉइंट से भी आप निकाल सकते हैं अपने दोस्तों किसी दूसरे लोड को सप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों एमसीबी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, लोड पॉइंट से भी, या फिर दोस्तों टर्मिनल बॉक्स से, कहां से आप नोट करना दोस्तों, टर्मिनल बॉक्स से भी आप निकाल सकते हैं। तो कई सारे दोस्तों आपको पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन आप दोस्तों कहीं से बीच से आपको टैपिंग नहीं निकालना है। यही दोस्तों आपको पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा किस नियम में लिखा गया है कि नहीं निकालना चाहिए, तो दोस्तों ये वो नियम है IEEE जो नियम है दोस्तों, वायरिंग के बारे में जो हमें सिखाती है, वायरिंग के बारे में हमें सही नॉलेज देती है और सही जानकारी देती है, बताती है हमें दोस्तों ये नियम कि वायरिंग में कौन कौन से कार्य हैं जो दोस्तों नियम के अनुसार किया जाना चाहिए। और वो पॉइंट आपको दोस्तों क्या होना चाहिए, वो पॉइंट आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप कैसे कैंडिडेट हैं, एक दोस्तों आप इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट हैं, एक टेक्निकल लाइन के कैंडिडेट हैं, और आपको दोस्तों इन सभी चीजों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, मध्य विस्तार बिंदु से आपको किसी भी प्रकार की कोई टैप नहीं निकालना होगा। इसी के साथ में देखिए मैं अगला प्रश्न दोस्तों आप अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी मैगर विद्युतीय यंत्र में सप्लाई कैसी होती है, क्या वो एसी होती है, क्या वो डीसी होती है, या फिर एसी डीसी दोनों होती है। तो सुनना दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि केवल डीसी होती है। अब कहेंगे कि हमें आप इसको प्रूफ करके बताइए कि क्यों डीसी होती है। तो सुनना दोस्तों, इसके अंदर जो जनरेटर काम में लिया जाता है वो दोस्तों कौन सी जनरेटर होती है, नोट करना, वो स्थायी चुंबक वाली जनरेटर होती है। कौन सी दोस्तों, स्थायी चुंबक जनरेटर होती है, स्थायी चुंबक जनरेटर होती है। अगर आप कहेंगे दोस्तों कि इस स्थायी चुंबक जनरेटर का नाम बताइए हमें, तो नोट करना दोस्तों, इसका नाम होता है शंट जनरेटर। क्या दोस्तों, इसका नाम होता है शंट जनरेटर। और ध्यान रखना दोस्तों, जो शंट जनरेटर होती है ये दोस्तों डीसी पावर उत्पन्न करती है। कौन सी पावर दोस्तों, ये डीसी पावर का उत्पादन करती है, इसीलिए दोस्तों केवल डीसी इसके अंदर उत्पन्न होती है। अब बताइए दोस्तों, जो आपका मैगर है ये किस प्रतिरोध को मापता है, तो नोट करना दोस्तों, ये उच्च प्रतिरोध का मापन करता है। किसका दोस्तों, ये उच्च प्रतिरोध का मापन करता है। और ये इसके अंदर का जो दोस्तों ये आपको जनरेटर दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग आरपीएम पे घूम करके दोस्तों ये अलग अलग वोल्टेज को उत्पन्न करती है और अलग अलग मान के दोस्तों आईआर प्रतिरोध को मापती है। तो उस डेटा को मैं आपके सामने रखता हूं, देखना दोस्तों, अगर एक जनरेटर है जो 250 वोल्ट दोस्तों क्या करती है, डीसी उत्पन्न करती है, तो ये दोस्तों नोट करना 50 मेगा ओम आईआर रेजिस्टेंस को मापेगा। कितना दोस्तों, 50 मेगा ओम। इसी के साथ में लिखेगा अगर 500 वोल्ट डीसी उत्पन्न कर रही है जनरेटर, तो दोस्तों ये 1000 मेगा ओम रेजिस्टेंस को मापेगा। आईआर क्या है, नोट करना दोस्तों, तो आपकी आईआर होती है और एक होती है दोस्तों सीआर। आईआर का मतलब होता है दोस्तों इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों, नोट करना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस दोस्तों इसका मतलब होता है। और CR का मतलब है दोस्तों कंडक्टर रेजिस्टेंस। नोट करना, इसका मतलब क्या होता है, कंडक्टर रेजिस्टेंस, है ना, कंडक्टर रेजिस्टेंस इसका मतलब होता है। तो यही IR को मापता है मैगर। अगर दोस्तों ये 1000 कितना 1000 वोल्ट DC उत्पन्न कर रही है, तब दोस्तों ये कितना मापेगी, ये दोस्तों 20000 मेगा ओम प्रतिरोध को मापेगी। अगर यहाँ पे दोस्तों 2500 वोल्ट उत्पन्न कर रही है आपकी ये वाली दोस्तों स्थायी जनरेटर, तो ध्यान देना ये कितना मापेगी दोस्तों, ये 50,000 मेगा ओम को मापेगी। इसी के साथ में लिखेगा अगर दोस्तों 5000 वोल्ट डीसी जनरेटर जनरेट कर रही है पावर, तो दोस्तों ये 1 लाख कितना दोस्तों 1 लाख मेगा ओम आईआर रेजिस्टेंस को मापेगी। आईआर क्या है दोस्तों, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जो कि दोस्तों किसी केबल का जो इंसुलेशन होता है, यानी कि उसके ऊपर का दोस्तों कई सारे लेयर होते हैं इंसुलेशन के, उसके प्रतिरोध को मापने के लिए हम दोस्तों मैगर जैसे विद्युतीय यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो दोस्तों उच्च प्रतिरोध को मापती है। और बाकी ये डेटा दोस्तों आपके सामने है ना, 250 दोस्तों, 500, 1000, 2500
और दोस्तों 5000 वोल्ट डीसी उत्पन्न कर रही है दोस्तों 1 लाख मेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेगा का मतलब क्या होता है 10 की घात दोस्तों 6 इसका मान होता है। इसके आगे दोस्तों 10 की घात 6 यानी कि 6 जीरो और लगा दीजिए, फिर देखिए कुल मिलाकर के दोस्तों ये अनंत प्रतिरोध को भी माप सकती है ना। तो इतना हैवी रेजिस्टेंस को जब भी मापना होगा तब दोस्तों आप किसका प्रयोग करेंगे, तब आप प्रयोग करेंगे एक मैगर का। अन्यथा दोस्तों आप किसी कंडक्टर का प्रतिरोध मापना चाहते हैं तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तब दोस्तों आपको मैगर का नहीं ओम मीटर यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि भारत देश में प्रसारण लाइन सर्वाधिक होती है। देखिए दोस्तों अब आपके दोस्तों जो आपका घर है उस घर के आसपास किसी नजदीकी एरिया में दोस्तों आप अगर देखे होंगे ओवरहेड की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में दोस्तों आज आपको जानने का मौका मिला है। और इस मौका को दोस्तों हाथ से जाने मत दीजिएगा, हर पॉइंट आपको सुनना होगा। देखिएगा क्या कह रहा है पॉइंट कि जो आपका भारत देश में दोस्तों प्रसारण लाइन है वो सबसे अधिक किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, क्या वो वायरलेस के द्वारा, ऊपरी सिरा के द्वारा, भूमिगत सिरा या फिर ए बी दोनों। तो इसका आंसर नोट कर लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है ऊपरी सिरा द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं नोट करना दोस्तों, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, इसी को कहते हैं दोस्तों ओवरहेड की जो आपकी पारेषण लाइन है। ओवरहेड की दोस्तों जो पारेषण लाइन है यही कहलाती है दोस्तों ओवरहेड पारेषण लाइन है। तो इसको भी आप नोट करना। अब बताइएगा दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे ऐसा लगता है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और दोस्तों जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन है, अगर मैं इसमें कहूं कि सबसे अधिक दोस्तों खर्चा किसमें आता है तो दोस्तों आप लिखना कि जो आपकी दोस्तों जो भूमिगत लाइन है, कौन सी दोस्तों, जो आपकी भूमिगत लाइन है इसमें दोस्तों जो आपका खर्च आती है ना, इसमें बहुत अधिक खर्च आती है। इसमें क्या आती है दोस्तों, इसमें बहुत अधिक खर्च आती है जो आपकी दोस्तों ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है। कौन सी, ओवरहेड दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें खर्च क्या आती है दोस्तों, इसमें खर्च कम आती है। अब कहेंगे आप कि आप हमें समझाइए कि क्यों इसमें खर्च आती है, तो सुनना दोस्तों इसमें इसलिए खर्च अधिक आती है कि जो आपकी दोस्तों भूमिगत लाइन है इसमें क्या होता है दोस्तों, केबल के माध्यम से हम इसमें पावर को ट्रांसफर करते हैं। किस माध्यम से दोस्तों, केबल के द्वारा पावर का हम यहाँ पे ट्रांसमिशन करते हैं। तो देखिएगा जो केबल में दोस्तों हम इंसुलेशन लगाते हैं कई सारे लेयर के, वो इंसुलेशन का दोस्तों जो कॉस्ट होता है वो बहुत महंगी होती है। ध्यान देना दोस्तों, लिखना यहाँ पे कि जो आपकी इंसुलेशन आती है, क्या दोस्तों, जो आपकी इंसुलेशन आती है वो कैसी है, वो बहुत दोस्तों एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत अधिक महंगी है। और देखिए जो ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन है इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई इंसुलेशन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए दोस्तों इसका जो खर्च होता है वो कम होता है ना। पहली पॉइंट है, इसको पहला पॉइंट डाल लीजिएगा दोस्तों। और देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है कि दोस्तों जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, नोट करना ओवरहेड वाली का दोस्तों जो आपकी दक्षता है ना, ये दक्षता दोस्तों इसमें कम होती है। क्या होती है दोस्तों, इसकी दक्षता कम होती है। और इसकी दोस्तों जो भूमिगत लाइन है, नोट करना यहाँ पे कि जो आपकी भूमिगत लाइन सिस्टम है ना, भूमिगत लाइन सिस्टम, इसमें दोस्तों इसकी दक्षता अधिक होती है। अगर आप कहेंगे कि कैसे अधिक होती है, सुनना दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, इसमें दोस्तों क्षति अधिक होती है, इसमें लॉस अधिक होती है और इसमें क्या होता है दोस्तों, क्षति कम होती है। और जिसमें क्षति कम होती है उसमें दोस्तों क्या होता है, उसकी दक्षता अधिक होती है, और जिस लाइन में क्षति अधिक होगी उसकी दक्षता कम हो जाती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, उस पॉइंट को भी मैं आपके सामने रखता हूं, लिख लेना दोस्तों। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि हम दोस्तों क्या करते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द्वारा हम पतले तार से भी दोस्तों हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर लेते हैं। नोट करना यहाँ पे दोस्तों, क्या करते हैं कि ओवरहेड लाइन में, ओवरहेड दोस्तों लाइन द्वारा, ओवरहेड लाइन द्वारा पतले तार द्वारा, है ना, पतले तार से ही, ओवरहेड लाइन द्वारा पतले तार से ही हम क्या करते हैं दोस्तों, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर लेते हैं, है ना। हाई वोल्टेज का क्या करते हैं दोस्तों, हम
पारेषण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी दोस्तों इसकी फायदा है कि हम पतले तार से, लेकिन दोस्तों जो भूमिगत लाइन है, नोट करना, जो आपकी भूमिगत लाइन है इसमें हमें मोटी केबल की जरूरत पड़ती है। किस केबल की दोस्तों? मोटी केबल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों जो इकोनॉमिकल रूप से है दोस्तों वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को इसीलिए दोस्तों सबसे अधिक प्रयोग लिया जाता है। और आजकल के टाइम पे 765 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज को भी दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ये लाइन दोस्तों अभी तैयार हो रही थी 2-4 साल पहले। किस शहर में? तो लिखना दोस्तों उस खूबसूरत से शहर का नाम कि ग्वालियर में। कहां पे दोस्तों? ग्वालियर, जो कि दोस्तों किसका हिस्सा है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। किसका दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है ग्वालियर। और वहां पे दोस्तों 765 के भी वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए एक लाइन का दोस्तों निर्माण किया जा रहा था। अब दोस्तों अब तक में तो हो भी गया होगा, क्योंकि दोस्तों 2023 स्टार्ट होने वाली है। तो ये रहा दोस्तों 765 केवी का नॉलेज। और इसका आंसर दोस्तों आपके सामने है ऑप्शन नंबर बी कि ऊपरी सिरा द्वारा हम क्या करते हैं? सर्वाधिक दोस्तों अपने भारत देश में वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है ना। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुकी है। और दोस्तों इस क्लास को भी खूब प्यार देना है, खूब स्नेह देना है। इस क्लास को भी आप शेयर करें दूसरे विद्यार्थियों तक। और क्या करना है आपको दोस्तों? सबसे जरूरी काम, अगर दोस्तों हमारे इस परिवार में आप पहली बार कदम रखे हुए हैं तो आपका भी दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और हर रोज दोस्तों आप आया करिए सुबह 7 बजे। हमारा जो फैमिली है दोस्तों, इस फैमिली के साथ मिल करके आप इस क्लास को देखा करिए। और दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही आपको क्या करना है? करके ही जाना है। और कल सुबह लौट करके फिर से इस संघर्ष की दुनिया में वापस आना है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है दोस्तों कि किसी विद्युतीय यंत्र मैगर में किस कंट्रोलिंग बल का प्रयोग कर टॉर्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ग्रेविटी बल या डैंपिंग बल या जड़त्व बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे दोस्तों अजूबा बात क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना कंट्रोलिंग टॉर्क के ही दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों बिना कंट्रोलिंग टॉर्क का ही दोस्तों हम कंट्रोल कर लेते हैं। यानी इसके अंदर तो दोस्तों एक जनरेटर होता है और जनरेटर को दोस्तों हम कंट्रोलिंग किसी टॉर्क के द्वारा कंट्रोल नहीं करते हैं। हम दोस्तों किसी मीटर को कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हैं। हालांकि दोस्तों इसके अंदर भी एक मीटर लगी होती है, लेकिन इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोलिंग वाली टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। और ध्यान देना दोस्तों, इस क्लास को भी शेयर करते रहना मेरे दोस्तों। इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाते रहना। ये भी दोस्तों जो जिम्मेदारी है ये आपकी ही जिम्मेदारी है। बाकी दोस्तों मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से निभा रहा हूं। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिएगा डीसी शंट मोटर में स्टार्टर लगाकर कंट्रोल किया जाता है प्रतिरोध को, करंट को, आवृत्ति को या वोल्टेज को। तो दोस्तों हम किसको कंट्रोल करते हैं? करंट को। आप पूछेंगे कि किस करंट को? तो नोट करना दोस्तों, हम प्रारंभिक करंट को, किसको दोस्तों? प्रारंभिक करंट को हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब सुनना दोस्तों, हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ध्यान देना दोस्तों, जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, कौन सी दोस्तों? जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है ना, इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये दोस्तों बहुत कम होती है। 0.5 से दोस्तों 1 ओम के बीच। कितना? 0.5 से 1 ओम के बीच होती है। और इतना कम करंट, इतना कम प्रतिरोध, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि प्रारंभ में, किसमें दोस्तों? प्रारंभ में उच्च करंट इसमें प्रवेश करेगी। उच्च करंट दोस्तों जैसे ही इसमें इंटर करेगी, आपकी कॉइल दोस्तों क्या हो जाएगी? कॉइल दोस्तों बर्न होने की संभावना, बर्न होने की दोस्तों जो संभावना है ना वो बढ़ जाएगी। और आपकी मोटर दोस्तों क्या कहा जाएगा कि मोटर आपकी जल गई। इसलिए दोस्तों मोटर को जलने से हमें बचाना है। और बचाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है प्रतिरोध, है ना। हम प्रतिरोध यानी कि स्टार्टर को कहां कनेक्ट करते हैं? तो नोट करना दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में। कहां पर दोस्तों? आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में किसको कनेक्ट करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम कनेक्ट करते हैं स्टार्टर जैसे
सिस्टम को, स्टार्टर जैसे सिस्टम को दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। और ध्यान देना दोस्तों, सीरीज में कनेक्ट करने का उद्देश्य क्या होता है कि प्रतिरोध को जब भी आप सीरीज क्रम में लगाते हैं तो उसका मान जो होता है दोस्तों वो जुड़ जाता है। यानी कि वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है और दोस्तों जो स्टार्टर में लगाया हुआ प्रतिरोध है, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, आपस में कपल्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने से क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मान इंक्रीज हो जाता है। और हम भी दोस्तों इसी उद्देश्य से स्टार्टर को लगाते हैं। तो ये 5 ट्रेंडिंग प्रश्न थे दोस्तों जो कि आपके सामने दोस्तों आ गया। और आप महसूस करिए दोस्तों इस क्लास को और बताइएगा हमें, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, हम आपके दिल की बात जानना चाहते हैं, हम आपके दिल की राय जानना चाहते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आप एहसास कीजिएगा और आप दोस्तों क्या करना है, आपको अपना दोस्तों अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और दूसरे विद्यार्थियों तक इसको शेयर भी करना है। तो चलिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारे भरोसे को जीतते रहिए। हम भी दोस्तों आपके भरोसे को जीतने के लिए हर रोज दोस्तों इस प्रकार से एक नए नए कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस साल की जो वैकेंसी आपके सामने उभर कर आई है, इस वैकेंसी को दोस्तों आपको क्या करना है, हाथ से जाने नहीं देना है, इसको दबोच कर रखना है। चाहे दोस्तों पेपर कितना भी टफ क्यों ना आए, पेपर का दोस्तों रंग रूप कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों आपको दोस्तों वो बात आपको याद है ना कि हम जीतने के लिए आए हैं और जीत कर ले जाएंगे। और जीते बिना दोस्तों हम हार मानने वाले हैं नहीं। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अब हार को भी दोस्तों हरा कर आपको जीतना होगा। और इतना दोस्तों आपको मेहनत, इतना संघर्ष करना होगा कि दोस्तों जो भी आपके किस्मत में ना होना वो भी दोस्तों आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। यानी कि दोस्तों मेहनत के आगे तो दोस्तों किस्मत भी बदली जा सकती है। तो फिर दोस्तों ये एग्जाम क्या चीज है ना। लेकिन दोस्तों आपके जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि दोस्तों आपको क्या करना है, एक सर्विस की जरूरत है और उसी के लिए दोस्तों मेहनत जारी है। और ये सिर्फ दोस्तों एक एग्जाम की तैयारी नहीं, ये दोस्तों एक भरोसे की तैयारी है, एक विश्वास की तैयारी है। और इस विश्वास में दोस्तों हमें जीतना है, इस विश्वास को दोस्तों हमें हासिल करना है। और इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना होगा, हर रोज सुबह आना होगा और हमारे साथ जुड़ करके दोस्तों, बस हमारे साथ जुड़ करके दोस्तों आपको क्लास को अटेंड करना होगा और बस अपने तैयारी को इसी प्रकार से मजबूत बनाना होगा। तो चलिएगा दोस्तों, कल इंतजार करिएगा, इस संघर्ष की दुनिया में लौटकर वापस आइएगा। हम दोस्तों आपके लिए वो 5 फिर से ट्रेंडिंग प्रश्न लेकर दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नया साल बहुत जल्द आने वाली है और इस नया साल के दोस्तों पहले से ही हम आपका दोस्तों स्वागत करते हैं। इस नए साल में क्या करना होगा आपको दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो चलिएगा दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।